गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखेंगे दर्पण मार्च की, मार्च 2026 नेशनल इशू देखेंगे भी, राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो आज हम लोग नए अवतार में देख रहे हैं, तो बेहतर पढ़ाई होने वाली है। एक बात याद रखेंगे, ये हम खत्म करेंगे, इसके लास्ट में हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे इस बार, ठीक है। तो टॉपिक सारे ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हम लोग एमसीक्यू भी कर पाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट न्यूज क्या है, हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया है। कौन सा? 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है। ये गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 से मना रहे हैं। तो हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस बार जो मनाया है वो कौन सा है? 77th। 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी दिन को क्यों चुना गया था? क्योंकि इसी तारीख को 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर, रावी नदी और लाहौर में रावी नदी के तट पर पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस? स्वतंत्रता दिवस मनाया था। पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था हम लोगों ने, भारत ने। भारत का मतलब उस समय का जो संस्था थी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जो इस समय की कांग्रेस है वही। इसीलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया संविधान को लागू करने के लिए। आपको पता ही है संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब हम गणतंत्र बनाते हैं तो रिपब्लिक होता क्या है, पहले हमें ये पता हो। रिपब्लिक क्या होता है, गणतंत्र क्या है? रिपब्लिक का मतलब होता है देश का मुखिया, देश का प्रमुख कैसा हो? चुना गया हो। रिपब्लिक, कोई भी ऐसा देश रिपब्लिक कहलाता है जिसका देश का जो प्रमुख है वह चुना गया हो, ना कि वंशानुगत हो, ना कि वंशानुगत हो। वंशानुगत का मतलब समझ रहे हैं ना, राजा का बेटा राजा। तो भारत क्या है? भारत का जो देश का प्रमुख, भारत में कौन है? भारत में देश का प्रमुख है राष्ट्रपति। इसीलिए राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं? देश का पहला नागरिक बोला जाता है। और हमारे देश का पहला नागरिक जो है वो चुना गया है। तो भारत क्या है? एक रिपब्लिक है। जबकि अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में रिपब्लिक ब्रिटेन नहीं है, गणतंत्र नहीं है ब्रिटेन, वहां पर मोनार्की है, क्योंकि वहां पर ब्रिटेन का जो प्रमुख है वो राजा है। हालांकि सभी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं, लेकिन प्रमुख वहां पर राजा है, तो वो रिपब्लिक नहीं है। एक बात यहाँ पर और याद रखेंगे, रिपब्लिक में, रिपब्लिक शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है, प्रस्तावना में उल्लिखित है। तो इस बार गणतंत्र दिवस में क्या क्या घटनाएं घटी वो हम देखते हैं। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले, दैट इज 25 जनवरी को, हमारे जो राष्ट्रपति होती हैं वो अपना संबोधन देती हैं देश को, और उस संबोधन में हमारे देश की जो उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में बताती हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में हम देखते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान का जिक्र आया उसमें, तो हमारे देश में ये मूल्य हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का मूल्य हमारे देश में शामिल है, देश के संविधान में शामिल है। अगर आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी तो उसमें न्याय की बात की गई है। कितने न्याय हैं? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक। ऐसे ही स्वतंत्रता, तो वहां पर 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 स्वतंत्रताएं हैं। फिर समानता और बंधुता की बात भी उसमें की गई है। इसके साथ ही संविधान जो हमारा है, अभी तक हिंदी और इंग्लिश में था,
तो अभी सरकार ने क्या किया है कि 22 भाषाओं में संविधान उपलब्ध है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। तो अब 22 भाषाओं में भारतीय संविधान उपलब्ध है। फायदा क्या होता है? जो व्यक्ति जिस भाषा को जानता है वो पढ़ सकता है, संविधान को पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो उसका देश से जुड़ाव लगाव रहेगा। एक और बात इन्होंने कही, हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने, डिजिटल भारत को लेकर के, विश्व में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस, उसका 50% ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। नारी शक्ति को भी के बारे में इन्होंने बताया कि नारी शक्तियों के बारे में एक समूह बनता है, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें क्या होता है, 10 या 15 महिलाओं से अधिक जो महिलाएं होती हैं उनको, मतलब ये कि 3-4 शायद न्यूनतम है, तो 3-4 महिलाओं से ज्यादा महिलाएं आपस में मिलकर एक समूह बनाती हैं, जिसको बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। तो इसमें महिलाओं की संख्या कुल हो गई 10 करोड़ से ज्यादा। तो ये क्या है, देश में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। तो महिला सशक्तिकरण का स्तर भारत में क्या है? महिलाएं खेत में काम करती हैं, खेत से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक, संसद से लेकर स्पेस तक, हर जगह महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है। तो हमने ये गणतंत्र दिवस के बारे में जो राष्ट्रपति का संबोधन था वो देखा। अच्छा, जब भी हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो उसमें किसी न किसी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। सो इस बार भी बुलाया गया। किसको बुलाया गया? मुख्य अतिथि के रूप में थे एंटोनियो कोस्टा। ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को बुलाया गया। ये दो लोग मुख्य अतिथि रहे। और गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? थीम थी वंदे भारत के 150 वर्ष। और जब हम गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो इसमें होता क्या है कि राष्ट्रपति भवन से लेकर के लाल किले तक पूरा झांकियां दिखाई जाती हैं। उस झांकियों में हर राज्य की अपनी झांकी होती है, प्लस जो हमारी हमारी जो सैन्य शक्ति है उसका प्रदर्शन हम करते हैं। मिसाइल्स हैं, हमारे जहाज हैं, ड्रोन हैं, रोबोटिक डॉग्स हैं, रोबोटिक डॉग्स कुत्ते। तो हमने वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल का, आकाश का और धनुष मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। हिम योद्धा जो हिम में काम करते हैं, यहाँ पर हमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो हमने यहाँ बैक्ट्रियन ऊंट को दिखाया गया, ये पहली बार था। बैक्ट्रियन ऊंट, ये क्या होता है, इसके 2 कुबड़ होते हैं। कुबड़ आप लोग जानते हैं ना, कुबड़ जैसे जो ऊंट होता है, तो मैं ऊंट का कुबड़ बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा होता है ऊंट। ये एक पैर हो गया इसका, दूसरा पैर मान लीजिए ये है, और तीसरा ये। अब मैं ऊंट तो बना नहीं पा रहा हूँ, इसको मान लीजिए। तो इसके 2 कुबड़ होते हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो ये 2 कुबड़ होते हैं ऊंट के, जिसमें बैक्ट्रियन ऊंट को शामिल किया गया। ये भारत में नहीं पाए जाते हैं, ये मंगोलिया साइड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में 2 बातें याद रखेंगे। और ये बहुत आसानी से जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, तो ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पर ये आसानी से काम करता है। आराम से जो हमारी सेना होती है इसका इस्तेमाल करती है बोझा ले जाने में। बोझा क्या होता है? जो खाने पीने का सामान है, मिलिट्री का सामान है, कोई हथियार हैं, वेपन्स हैं, सब ढोने का काम करता है। और शामिल किया गया था यहाँ पर पुन्नी ऊंट को, जांस्कर पुन्नी को। जांस्कर एक लोकेशन है, आप जानते होंगे, जैसे कि आपने जांस्कर पहाड़ी भी पड़ी होगी, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। तो वहीं जांस्कर वाले क्षेत्र में एक पुन्नी ऊंट घोड़ा होता है, छोटा घोड़ा। घोड़ा होता है लेकिन इसकी ऊंचाई काफी कम होती है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत आसानी से और तेजी से चल पाता है सामान लेकर के। तो ये मुख्य रूप से थे हिम योद्धा, इन्हें कहा गया। तीसरा, इसमें जो हमारे रैप्टर्स होते हैं, शिकारी पक्षी, उनको भी शामिल किया गया था इसमें। रैप्टर्स, शिकारी पक्षी बोलते हैं इनको,
उनको ट्रेंड किया गया था। ये पहली बार शामिल किया गया था झांकी में। इसके अलावा लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल को शामिल किया गया, जिसकी मारक क्षमता होती थी 1500 किलोमीटर। इसको इसमें दिखाया गया था। तो ये हो गया मुख्य अतिथि के बारे में। यहाँ हमने जब पहला अपना गणतंत्र दिवस मनाया था 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे सुकर्णो। क्या नाम था? सुकर्णो। कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। क्योंकि कई बार फर्स्ट वाला पूछ लिया जाता है, तो एक जनरल आपको याद रखना है। और इसका आयोजन जो गणतंत्र दिवस का किया गया 26 जनवरी से 31 जनवरी तक किया गया, जिसका बोला गया भारत पर्व कहा गया इसे। नेक्स्ट न्यूज क्या है? गणतंत्र दिवस की परेड होती है राष्ट्रपति भवन से। हमारा जो गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया गेट है, वहां तक और फिर लाल किले तक। उस दौरान झांकियां दिखाई जाती हैं। हर राज्य की अपनी झांकी होती है। सेना की झांकी होती है, तो किसको कौन सा अवार्ड दिया गया, उसमें अवार्ड भी दिया जाता है जो बेस्ट झांकी होती है। तो हम यहाँ पर दो मुख्य चीजें देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता तीनों सेनाओं में भारतीय सेना को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता जो सीएपीएफ वाले हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, उसमें दिल्ली पुलिस को दिया गया। सीएपीएफ में कौन कौन शामिल होता है? जैसे आपकी सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, ये सब चीजें। असम राइफल्स है, इसमें शामिल करते हैं। तो इनका जो दस्ता था उसमें सबसे पहला रैंक दिल्ली को दिया गया। राज्यों में अगर बेस्ट झांकी जो दिखाई जाती है, इसको टैब्लो बोलते हैं, बेस्ट झांकी का अवार्ड महाराष्ट्र को दिया गया। दूसरा नंबर जम्मू कश्मीर का रहा। थर्ड नंबर केरला का रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ शुभंकर घोषित किए गए, नए शुभंकर। शुभंकर मतलब मैस्कॉट। तो 2 मैस्कॉट जारी किए हैं जनवरी के महीने में सरकार ने। एक तो है आधार का मैस्कॉट, ये UIDAI। UIDAI क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो जन्मदाता है नंदन नीलकणी को कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले सुझाया था और इन्होंने ही इसको रोल आउट किया था। नीलकणी या नीलकेणी जो भी हो। दूसरी बात क्या है, ये जो अथॉरिटी है UIDAI, यह सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब इसका गठन एक कानून के तहत किया गया है, जिसका नाम है आधार कानून। मुख्यालय दिल्ली में ही है। इसमें होता क्या है, इसके तहत आधार जनरेट किया जाता है। आधार क्या होता है? कितने डिजिट्स होते हैं? आधार 12 अंकों की संख्या होती है। यह संख्या क्या होती है? ये अद्वितीय होती, यूनिक होती है। यूनिक का मतलब बस दुनिया में एक ही है, सिर्फ एक, नो रिपीटिशन। तो 12 अंकों की संख्या। और इसमें क्या शामिल किया जाता है? इसमें 2 चीजें अगर आपको याद रखना है, तो डेमोग्राफिक डिटेल्स और डेमोग्राफिक डिटेल्स मतलब जनसांख्यिकी सूचना, और जो बायोलॉजिकल डेटा होता है, बायोलॉजिकल डेटा। 2 चीजें इसमें शामिल किया जाता है। बायोलॉजिकल डेटा में क्या शामिल करते हैं? आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो आप लोग जाते होंगे बनवाने के लिए, तो आपका फिंगरप्रिंट लगवाते हैं, तो ये बायोलॉजिकल डेटा है। और दूसरा आपकी आइरिस, जो आपकी आंख स्कैन करते हैं, यह आइरिस। बाकी आपका नाम, गांव, पता, ये सब इसमें आता है डेमोग्राफिक डिटेल्स में। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया है ये वाला। ठीक है, तो ये रहा आधार का मैस्कॉट। इसका नाम रखा गया, तो आपको ये नाम याद रखना है। नाम क्या है? उदय। इससे लोग सहज होंगे। कहाँ जारी किया गया? तिरुवनंतपुरम में जारी किया। लोकेशन है तिरुवनंतपुरम, जहाँ जारी किया गया।
दूसरा लोग को जारी किया गया है मॉस्पी द्वारा। मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या सांख्यिकी मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। शुभंकर का नाम रखा गया है सांख्यिकी, याद रखेंगे, नाम ही मंत्रालय के नाम से जुड़ा हुआ सांख्यिकी। 1 जनवरी को जारी किया गया। उद्देश्य आंकड़ों को लोक केंद्रित बनाना। लोक केंद्रित क्या होता है? पब्लिक सेंट्रिक, हम लोग समझ सके। लोक का मतलब होता है जनता, कि जनता आसानी से समझ सके। फिलहाल सांख्यिकी और उदय मैस्कॉट हैं जो जारी किए गए हैं सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है सागर मैत्री मिशन 5। है क्या ये? एक मिशन है सागर मैत्री मिशन, 5वां मिशन है। फिलहाल सागर मैत्री मिशन 5वां मिशन है। इसमें एक पोत है INS सागर धनी, जिसको भारत से जाएगा। ये गार्डन रिच के द्वारा निर्मित किया गया है, जो 8 देशों के साथ सहयोग करेगा। और इसमें शामिल एजेंसीज कौन है? नौसेना और DRDO, ये दोनों मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। पर्पज है समुद्री डेटा संग्रह करना और वैज्ञानिक सहयोग करना। समुद्री डेटा क्या? देखिए यहाँ पर है इंडियन ओशन, ये आप समझ रहे हैं, ये है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में ये सारे देश हैं सीमा प्रवर्ती जो हिंद महासागर पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो डेटा है, मतलब कोई समुद्र के जो डेटा को कलेक्ट करना, जैसे कि समुद्र के सीबेड पर जो मेटल्स पाए जाते हैं, इवन बहुत सारे मरीन रिसोर्सेज हैं जैसे कि मछलियां हैं और भी अन्य चीजें हैं, तो उनके संबंध में डेटा कलेक्ट करना, साझा करना और शोध करना। तो इन 8 देशों के साथ सहयोग करने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है, जिसमें DRDO और भारतीय सेना शामिल हैं। देश कौन से हैं? यही ओमान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। इन देशों के साथ सहयोग करना। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लोकायन 26। ये क्या है? इसमें एक पोत है INS सुदर्शनी, जिसको भारत से जाने की अनुमति दी गई। भारत क्या पूरे विश्व का भ्रमण करेगा, कई देशों में जाएगा, लगभग 15-20 देशों में जाएगा। और इसमें होगा क्या? ट्रेनिंग पोत है। क्या है? ट्रेनिंग वेसल है, सेल ट्रेनिंग वेसल। तो आपको याद रखना है सिर्फ ट्रेनिंग। यहाँ पर लोग जो हमारे सैन्य सिपाही हैं वो यहाँ ट्रेनिंग करेंगे, 12-15 देशों में जाएंगे। खास बात क्या है? इसमें कोई इंजन नहीं है, इंजन रहित है। मतलब तो चलेगा कैसे? हवा के सहारे, इंजन रहित और हवा के सहारे चलेगा। इसका निर्माण किसने किया था? INS सुदर्शनी का, गोवा शिपयार्ड ने। तो ये हो गया प्रोजेक्ट लोकायन 26। तो 10 महीने की अवधि है इसमें, इसके लिए। नेक्स्ट है INSV कौंडिन्य। ये क्या है? IN फॉर इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। I फॉर तो आप लोग जाने रहे होंगे, N फॉर नेवल, S फॉर सेलिंग और V फॉर वेसल। कौंडिन्य, ये जहाज है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है जहाज। देखिए इसमें पाल, ये ऊपर जो बना हुआ है कपड़े का बना हुआ है, और ये दिखाया गया है कोकोनट फाइबर से। जो लकड़ी के तख्ते होते हैं वुडन, तो वो किससे बंधे हुए हैं? कोकोनट फाइबर से। कोकोनट फाइबर, नारियल के रेशों से। तो नारियल के रेशों से जोड़कर ये पूरा जहाज तैयार किया गया। इसमें पाल जो बना हुआ, ये उसका बना हुआ कपड़े का और अन्य चीजों को मिलाकर बनाया गया, जो घरेलू चीजें हैं। और ये प्रेरित किससे है? अजंता से। ये अजंता का चित्र दिखाया गया ताकि आपको याद रहे। तो अजंता की गुफाओं में एक चित्र बना हुआ है इस जहाज का। तो उसी जहाज को देखकर, उससे प्रेरित होकर के जहाज बनाया गया, जिसका नाम है INSV कौंडिन्य रखा गया।
ये तिवारा न्यूज में आया, पहली बार न्यूज में तब आया था जब ये बना था, दोबारा न्यूज में आया जब इसको लॉन्च किया गया था पोरबंदर से मस्कट के लिए। अब इसलिए न्यूज में है कि मस्कट पहुंच चुका है। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। पोरबंदर से मस्कट 18 दिन में पहुंच चुका है। जहाज को आपको देख के लग रहा है कि देसी जहाज है, हमारी विरासत से प्रेरित है, तो इसमें कोई इंजन नहीं है। तो एक तो निर्माण टकाई विधि से किया गया है, प्रेरणा अजंता की गुफा से प्रेरित है, सहयोग किसका रहा? संस्कृति मंत्रालय, क्योंकि कल्चर का इशू है, हम अपनी विरासत से प्रेरित होकर हमने बना रहे हैं इसको, और नौसेना। अब यहाँ पर 2-3 चीजें याद रखेंगे। ये हमारी प्राचीन विरासत को मजबूत करता है। कौन सी विरासत? मरीन। जैसे जहाज बनाने की जो हमारी तकनीकी है, कला है, उसको प्रदर्शित करता है कि हमारी जो प्राचीन काल में तकनीक कितनी पावरफुल थी, कितनी कुशल थी, उसको दिखाता है। तो ये प्राचीन विरासत को दिखाता है, हमारी जो मरीन विरासत है वो। तो इसको लेकर 18 दिन में पहुंच गए। कहाँ? मस्कट में। आपको हम मस्कट दिखा देते हैं, हो सकता है यहाँ पर आपको मिल जाए। ये ओमान, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। ओमान की राजधानी है मस्कट। तो ये पोरबंदर रहा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हैं 18 दिन में। ठीक है, तो ये हमारा कौंडिन्य। कौंडिन्य नाम क्यों रखा गया, एक हो सकता है पूछ लिया जाए। तो ये कौंडिन्य का क्या है? ये नाविक हैं, भारतीय नाविक का नाम था। पहला भारतीय नाविक था जो गया था दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा पर। उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है कौंडिन्य। तो कोई भी बात इसमें आपसे पूछी जा सकती है घुमा फिरा के, आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार न्यूज में आ ही चुका है। नेक्स्ट है ICGS समुद्र प्रताप, तटरक्षक बल। समुद्र प्रताप न्यूज में क्यों है? यह एक जहाज है जो आप देख ही रहे हैं। ICGS समुद्र प्रताप एक जहाज है। काम पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। तो जहाज आपको पता ही है। ICGS क्या है? इंडियन कोस्टल गार्ड शिप। जहाज है, जहाज चलता है कहाँ पर? पानी में चलता है। पानी कहाँ होता है? पानी होता है समुद्र में। नदी में भी होता है, वहां भी चलते हैं, लेकिन ये बड़ा जहाज है तो समुद्र में। समुद्र में क्या हो जाता है? लीकेज। कौन सा लीकेज? ऑयल लीकेज होता है विशेष रूप से। और भी प्रदूषण होते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन हो सकता है, या न्यूक्लियर लीकेज हो सकता है। तो ये जो पोल्यूशन होता है, इसको कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर समुद्री जल प्रदूषित होता है तो उसको कंटेन करेगा, रोकने का काम करेगा, जल्द से जल्द उसका डिस्पोजल करेगा। ये समुद्र प्रताप बनाया किसने है? निर्माता है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इससे 2 पोर्ट बनाने की बात हुई थी, 2 जहाज बनाने की। तो ये पहला जहाज है। कौन सा जहाज है ये? पहला। दूसरा कौन सा बनाएगा ये? सेकंड है समुद्र प्रचेत। ये रहा समुद्र प्रचेत। तो दोनों नाम याद रखेंगे। अभी कोई जहाज बनता है अपने यहाँ, या कोई एयरक्राफ्ट बनता है, तो हम बात करते हैं कि हमारा स्वदेशी कितना है। तो अधिकांश में 50% से ज्यादा स्वदेशी मटेरियल यूज किया जाता है, स्वदेशी सामग्री यूज की जाती है। तो यहाँ भी 60% से ज्यादा सामग्री यूज की गई है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो इसको बोलते हैं भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है? खुद से करना। तो भारत खुद बना रहा है, मतलब देश के अंदर ही बन रहा है, तो आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है। इससे हमारा जो रक्षा क्षेत्र है और प्रबल हो सकेगा, रक्षा क्षेत्र प्रबल और मजबूत होगा। हमें जो अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है वो नहीं रहना पड़ेगा, तो निर्भरता में कमी आएगी, किसी देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। गति इसकी कितनी है? 22 नॉट। हमें यहाँ नॉट अगर याद रखें, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो समुद्री जहाज होते हैं, अब समुद्री जहाज कोई भी जहाज हो,
फॉर एग्जाम्पल यही है। तो उसकी गति को किस में मापते हैं? गति मापने की इकाई, क्योंकि हर रोज जहाज पढ़ते हैं तो हमें यूनिट पता होनी चाहिए, वो है नॉट। स्पेलिंग KNOT होता है। नेक्स्ट, LCA तेजस के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, गौरवशाली वर्ष। LCA क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट मतलब हो गया जहाज, कॉम्बैट मतलब होता है लड़ाकू। लाइट का मतलब आपने प्रकाश पढ़ा होगा, प्रकाश के अलावा भी होता है लाइट का दूसरा मतलब हल्का। लाइट का मतलब प्रकाश होता ही है, लेकिन लाइट का मतलब हल्का भी होता है। कभी कभी बोला जाता है व्यवहार में कि ये जो मशीन है बहुत लाइट है, मतलब बहुत हल्की मशीन है, लाइट मशीन है। तो ये हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो हल्का लड़ाकू विमान है। एयरक्राफ्ट मतलब विमान। विमान होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं लड़ाकू, एक होते हैं ट्रांसपोर्ट वाले जो सिविलियन होते हैं, वो सिविलियन एयरक्राफ्ट और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सिविलियन एयरक्राफ्ट जिससे हम लोग यात्रा करते हैं, दिल्ली से बैठे बॉम्बे पहुंचे, बॉम्बे से बैठे अमेरिका पहुंच गए, वो सिविलियन एयरक्राफ्ट हैं। ये है लड़ाकू। लड़ाकू एयरक्राफ्ट में क्या होता है, वहां पर मिसाइल्स लगी होती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मिसाइल लगी हुई है, मिसाइल है, गन है। अब ये मिसाइल भी कौन सी लगी हो सकती है? हो सकता है न्यूक्लियर वाली मिसाइल लगी हो सकता है नॉर्मल मिसाइल हो जो ट्रेडिशनल वाली होती है। ट्रेडिशनल मतलब गोला बारूद इसमें भरा हो मिसाइल में। न्यूक्लियर मिसाइल में क्या होता है? नाभिकीय बम। तो हमारा ये है LCA, इसने 25 साल पूरा कर लिए। इसकी 25 साल कहाँ से? पहली उड़ान से। पहली उड़ान कब हुई थी? 2001 में। LCA नाम था, बाद में 2003-4 में वाजपेयी जी ने इसमें तेजस जोड़ा, तो इसका नाम हो गया LCA तेजस। हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो हमने खुद बनाया था ये हमारा, हमने खुद बनाया मतलब भारत ने खुद बनाया। कौन बना रहा है भारत में? HAL बना रहा है। HAL का फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके कई जगहों पर शाखाएं हैं, एक तो लखनऊ में भी है। तो HAL ने बनाया इसको। तो हम जब खुद बना रहे हैं तो ये क्या है, जब भी हम कोई चीज खुद बनाते हैं तो उसको बोलो तुरंत आत्मनिर्भर भारत। ये भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, और इससे हमें विदेशी चीजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 2-3 चीजें एकदम फिक्स रखो हर जगह। इसके एडवांस वर्जन बनाए गए वेरिएंट्स, तो एक तेजस मार्क 1A और दूसरा है तेजस मार्क 2। दो वेरिएंट हैं। जैसे आप लोग बाइक वगैरह खरीदते हैं, स्प्लेंडर है तो उसमें होता है ना स्प्लेंडर प्लस आ रही है, स्प्लेंडर प्रो आ रही है, तो वैसे ही तेजस के दो वर्जन हैं, दो वेरिएंट हो गए, तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2। कार अगर खरीद रहे हैं तो कार में आप देखते हैं जैसे i10 है तो i10 मैग्ना आता है, और मैग्ना प्लस है, एरा प्लस है, तो वैसे ही ये भी है। ठीक है, वेरिएंट है तेजस मार्क 1A मार्क 2। यहाँ पर एक खास बात हमें समस्या क्या है ना तेजस में, हम इसमें इंजन, चूंकि कोई भी एयरक्राफ्ट जो होता है उसमें इंजन लगता है, और जो इंजन होता है इसमें, कि इंजन हम नहीं बना पाते हैं, हम मंगाते हैं अमेरिका से, USA से आयात करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है भारत के लिए। इंजन आयात करते हैं अमेरिका से। जब हम इंजन आयात करते हैं तो दिक्कत क्या है कि 3 साल डिले कर दिया, 3-4 साल डिले कर दिया इंजन देने में अमेरिका ने। अब इंजन नहीं आएगा तो तेजस नहीं बन पाता है। अभी तो हम लोग इसका तेजस का एडवांस वर्जन की बात कर रहे हैं, कि जो है 5th जनरेशन जो बनाएंगे, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एक याद होगा आपने, कई बार न्यूज में आया, AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट। ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट हम लोग बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी इंजन चाहिए। इंजन अमेरिका देगा, अमेरिका डिले कर रहा है 3 साल से। जब डिले कर देता है, इंजन नहीं देगा, तो हमारा तेजस नहीं बन पाता है, और तेजस नहीं बन पाएगा तो हमारी सेना जो डिफेंस फोर्स है, हमारी एयर फोर्स है,
उसके पास लगातार मिग-29 रिटायर हो रहे हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो हमारी जो डिफेंस है वो काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि इंजन नहीं दे रहा है। लगभग आपको मुझे यहाँ तक याद है 200 का ऑर्डर हो चुका है। सरकार ने 200 तेजस बनाने का ऑर्डर लगभग दिया है एचएल को, लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही है क्योंकि इंजन नहीं आ रहा है। अभी मुश्किल से 200 में से 2 या 3 इंजन मिले हैं सरकार को। समझौता हुआ है कि कम से कम हर महीने 2 इंजन तो दे दो। ये समझौता हुआ, तभी तो शायद जो है पिछले 2-4 महीनों से 2 इंजन तो आ रहे हैं शायद। तो ये चुनौती है जो याद रखेंगे। दूसरा प्रॉब्लम अभी घटित हुआ, दुबई में एयर शो हुआ था। एयर शो में क्या होता है, वहाँ पर सभी लोग, सभी देशों के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो आते हैं और अपना-अपना शो करते हैं कि हमारा एयरक्राफ्ट कितना पावरफुल है। और जब वहाँ शो करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अपना सामान बेचना, तो खरीदार मिलते हैं। देखिए कोई भी चीज़ जब बेचनी होती है तो हम जाते हैं बाज़ार। तो एयर शो जो होता है बेसिकली एयरक्राफ्ट को बेचने का एक बाजार है कि भाई देखो हमारा एयरक्राफ्ट है, कितना तेज चलता है, कितना बढ़िया काम कर रहा है, तो हमको वहाँ मिलते हैं खरीदार। वहीं पर हमारा गया था तेजस, और तेजस के साथ दुर्घटना हो गई, वो क्रैश हो गया और हमारा जो पायलट था वो भी शहीद हो गया। तो ये भारत के लिए दुखद घटना रही। तो सबसे दिक्कत ये हुई कि हमारी टेक्नोलॉजी पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया। हमारी जो एलसीए की टेक्नोलॉजी थी, ये भारत का जो तेजस की जो क्वालिटी पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगा है, तो उससे कहीं न भारत को धक्का लगा है कहीं न कहीं। हालाँकि उसके बाद हमने कई टेस्ट किए कि अगर कोई दुर्घटना होती है, तो हम पायलट को तुरंत निकाल लेंगे। आपने पढ़ा होगा जब रेलवे ट्रैक पर इसका टेस्टिंग किया गया था, दुर्घटना के 1-2 हफ्ते बाद ही किया गया था। तो ये हो गया तेजस के बारे में। और अगर हम देखें भारत के पास एयरक्राफ्ट की, देखते हैं कौन-कौन से हैं, तो भारत के पास अगर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो घरेलू तो हमारे पास यही है। इसके अलावा हम अभी हमने जो फ्रांस से खरीदा है रफ़ाल, 36 रफ़ाल खरीदे थे शायद। इसके अलावा रफ़ाल का एक और वर्ज़न खरीदा हमने, मरीन वर्ज़न, मतलब नौसेना के लिए राफ़ेल एम। इसके अलावा हमारे पास मिग-29 ये रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा सुखोई है हमारे पास, सुखोई 30 MKI। ये दोनों कहाँ से हैं? ये हो गए फ्रांस के, अक्सर आपसे पूछा जाता है। ये दोनों हो गए रूस से, रसिया से। इसके अलावा ग्लोब मास्टर करके भी एक है, सुखोई मिग-29 है एक। चलिए आगे चलते हैं, काफ़ी जानकारी इसके बारे में हो गई। नेक्स्ट क्या है? इसरो मिशन अपडेट PSLV C62। भारत ने जो संस्था है इसरो, उसने लॉन्च किया था PSLV C62 को। ये मिशन फेल हो गया है, इतनी सी न्यूज़ है ये। इसमें पेलोड कितने थे? EOS प्लस 15 उपग्रह थे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट न्यू। तो ये मिशन हो गया फेल। फेल क्यों हुआ? क्योंकि इसके तीसरे चरण में खराबी आ गई थी। तीसरा चरण क्या होता है? ये जो आपका बना हुआ है जैसे, ये हम चरण मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 और ये ऊपर, यहाँ पर रहते हैं आपके पेलोड। पेलोड का मतलब क्या होता है? जो सामान है जिसको भेजना है, जिसको डिलीवर करना है। सामान क्या है यहाँ पर? सैटेलाइट है। जिसको अंतरिक्ष में भेजना है उसको बोलते हैं पेलोड। पेलोड के नाम पर यहाँ सैटेलाइट है। अगर यहाँ पर आप सैटेलाइट की जगह आप रख सकते हैं, मान लीजिए कोई यात्री को रख दीजिए तो वो पेलोड हो जाएगा। ठीक, ये है रॉकेट हमारा। तो इस रॉकेट में क्या हुआ, ये 4 स्टेजेज हैं, 1, 2, 3, 4। चारों स्टेज में क्या होता है, ये हटा दीजिए। ठीक है, चारों स्टेज में क्या होता है, ये चारों इंडिपेंडेंट स्टेज होती है, अलग अलग होती है, बस जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ये स्टेज होता है, क्या रॉकेट काम कैसे करता है, इसका फ्यूल खत्म हो गया फर्स्ट स्टेज का, तो ये कट के यहाँ से अलग हो जाएगा। फिर ये शुरू हो जाएगा दूसरा स्टेज, फिर इसका ईंधन खत्म हो गया, काम पूरा, ये कट जाएगा यहाँ से। तीसरा ऐसे चलेगा,
फिर ये अपना काम पूरा करके यहाँ से कट जाएगा, फिर चौथा आखिरी में कक्षा में पहुँचाता है। ऐसे चलता है ये पीएसएलवी रॉकेट। होता क्या है कि इसमें अलग-अलग फ्यूल यूज़ किया जाता है। अब चारों अलग-अलग हैं, तो यहाँ पर फ्यूल जो होता है वो होता है सॉलिड, फिर यहाँ होता है लिक्विड, फिर सॉलिड और फिर लिक्विड। ये याद रखेंगे, ये ईंधन है इसमें। ठीक, अब इतने जब ईंधन होते ही हैं इसमें, तो सॉलिड फ्यूल यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है एचटीपीबी, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। बहुत आराम से लिखेंगे आप लोग, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड ब्यूटाडीन या ब्यूटाडाइन, ये फ्यूल यूज होता है। प्लस लिक्विड स्टेज जो होता है, इसमें यूज करते हैं UDH, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दो है तो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ये क्या होता है, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल CAl डाइमिथाइल मोनोहाइड्रोजन, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, मोनो नहीं होगा, डाइमिथाइल हाइड्रोजन। सेकंड स्टेज में, और ये जो इंजन होता है, इस इंजन को बोलते हैं यहाँ जो इंजन यूज किया जाता है सेकंड स्टेज में, इसको बोलते हैं विकास इंजन। ये हमारे जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर रखा गया विकास। सेकंड स्टेज में फिर आपका फ्यूल वही होता है एचटीपीबी। फोर्थ स्टेज में जो लिक्विड है, यहाँ पर जो ईंधन होता है MMH होता है। मोनोमिथाइल हाइड्रोजन, मोनोमिथाइल हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, तो ये होते हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, तीसरा स्टेज जो ये वाला है, ये फेल हो गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से मिशन फेल हो गया। पीएसएलवी को वर्क हॉर्स कहा जाता है, इसरो का वर्क हॉर्स। वर्क हॉर्स मतलब काम करने वाला बंदा यही है, बाकी तो सब बेकार है। और ये बहुत ही रिलायबल था, इसने बहुत सारे काम किए हैं। 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया है इसने। पिछली बार लगातार दो बार फेल हुआ है। C61 भी फेल हो गया था, C62। 61 62 क्या होते हैं, ये कौन से नंबर पर लॉन्च हो रहा है, मतलब इससे पहले 62 बार इसको लॉन्च किया जा चुका है। हो सकता है एक आध बार फेल भी हुआ हो, लेकिन ये संख्या होती है कंटिन्यूसली। जैसे अगला लॉन्च होगा तो C63 होगा इसका। इसके अलावा इसने चंद्रयान को लॉन्च किया, मंगलयान को लॉन्च किया, बहुत अच्छे काम इसने कर रखे हैं। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी होगी, जब रॉकेट के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने जब विकास शुरू किया था रॉकेट का, तो पहले किया था हमने SLV का विकास, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। फिर इसका एडवांस वर्जन बनाया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तीसरा बनाया था हमने PSLV, ये तीसरी पीढ़ी हो गई। फिर कौन सी पीढ़ी का है, थर्ड जनरेशन का है ये सैटेलाइट हमारा। ये जो थे, इन दोनों में ही सॉलिड फ्यूल यूज होता था, मतलब ठोस ईंधन। नाम क्या था, वही एचटीपीबी। यहां पर आके हमने पहली बार जो है द्रव ईंधन का प्रयोग किया गया। द्रव ईंधन पहली बार हमने प्रयोग किया। तो ये एसएलवी 4 चरण का था, एएसएलवी 5 चरण का था। इसकी क्षमता काफी कम थी, 25 किलोग्राम को लगभग 200 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर पाता था। तो ये हो गई इसरो के बारे में। इसरो क्या है, आप लोग तो याद कर लिए होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। लॉन्चिंग कहाँ से होती है? जैसे ये कहाँ से लॉन्च किया गया होगा? एक ही जगह है भारत में लॉन्चिंग, कहाँ? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये सब याद रखना है, बेसिक बातें हैं, ठीक है। तो इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा में है, जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC। यहाँ से लॉन्च किया जाता है कोई भी सैटेलाइट जो होता है। तो हमने इसरो के बारे में बात कर लिया, हमारा रॉकेट हो गया। जैसे हमारा इसरो है स्पेस एजेंसी, वैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी क्या है? नासा। नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। कभी कभी आपसे मैचिंग के लिए आता है। जक्सा किसकी है? जापान की। जे फॉर जापान, जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ऐसे रूस की है रॉस कॉस्मोस, ये रूस की हो गई। यूरोपियन जो यूनियन है उसकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ESA बोलते हैं उसको। तो ये हो गए, कभी आपको मैचिंग के लिए आता है तो। अच्छा, ये हमारा जो मिशन जैसे फेल हो गया C-62 का, तो ये दूसरा या तीसरा फेलियर हमारा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, भारत के लिए चुनौती हो गई है, क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसकी? गगनयान की। अगर याद होगा आपको, हो सकता है एक आध साल में हम लोग लॉन्च करें। गगनयान क्या है? मैन्ड मिशन है हमारा। मैन्ड मिशन क्या होता है? देखो, अभी आपको हमने बताया कि अगर हम किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं तो इसी रॉकेट में जाएगा, ऊपर वाले पेलोड में बैठेगा। तो जब अंतरिक्ष यात्री को भेजेंगे तो उसको बोलते हैं मैन्ड। तो आदमी के साथ हिंदी में क्या होगा? मानव युक्त मिशन। मानव युक्त का मतलब होता है मनुष्य जाएगा स्पेस में, ठीक। तो गगनयान हम लॉन्च करेंगे, इसी लॉन्च करना है PSLV से। तो अगर ये विफल हो जाता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है कि हम इसको लॉन्च करना चाहते हैं तो हमें और तैयारी करनी होगी, कहीं ना कहीं और ज्यादा सतर्क रहना होगा। अब हम अगले चरण में बढ़ते हैं। वंदे भारत के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ट्रेन है। तो वंदे भारत ट्रेन चली थी पहली बार कहाँ से? फर्स्ट ट्रेन वंदे भारत की चली थी दिल्ली से बनारस, दिल्ली टू वाराणसी, पहली। क्या पता आपसे पूछ लें, उस समय इसमें स्लीपर नहीं था। तब से लेकर वंदे भारत कम से कम 50-60 जगह लोकेशन पर चल चुकी है, एटलीस्ट 50-60 पर, ठीक है। अब वंदे भारत में स्लीपर का डब्बा भी जोड़ा गया है। क्या किया गया? स्लीपर का डब्बा। देखिए, ट्रेन जो होती है, ये जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन में क्या होता है? अभी तक फर्स्ट AC था, सेकंड AC का कोच था, थर्ड AC कोच लगा रहता था, या चेयर कार भी होता है। चेयर कार में क्या होता है? केवल चेयर होती है, उसमें बैठना होता है बस। इतने डब्बे होते थे। अब इन्होंने क्या किया है कि अब इसी में स्लीपर भी लगा दिया गया है। अब इसमें लगेगा स्लीपर, मतलब अब स्लीपर वाले भी जा सकते हैं, इसलिए ये न्यूज में। तो वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस लॉन्च की गई है। आपको लोकेशन याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट में है, कामाख्या से हावड़ा या गुवाहाटी से हावड़ा। हावड़ा पश्चिम बंगाल में, गुवाहाटी असम में है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो कामाख्या मंदिर यही असम में ही है, कामाख्या नाम से। तो लॉन्च किया है 17 जनवरी 2026 को। स्पीड आप जानते हैं 160 to 180 किलोमीटर पर घंटा, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी हाई स्पीड। फायदा क्या होगा कि बहुत तेजी से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी में तेजी से लोग आ सकेंगे, जा सकेंगे, वो भी सस्ते दाम पर, क्योंकि स्लीपर का जो टिकट होता है वो सस्ता होता है फर्स्ट और सेकंड थर्ड AC की तुलना में। नेक्स्ट है, मौसम विज्ञान ने एक रिपोर्ट जारी की है 2025 के बारे में। तो 2025 का जो तापमान था, दीर्घकालिक औसत से 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक था। और 2024 में 0.65 अधिक था। तो हाईएस्ट तापमान रहा 2024 का।
वर्षा के बारे में बताया 2025 की वर्षा कितनी हुई, तो दीर्घकालिक औसत का 110% हुई। दीर्घकालिक औसत कितना है, लगभग 94 सेंटीमीटर का है। एलपीए बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये 50 साल का औसत होता है, जो लगभग है, मुझे जो याद है वो 94 सेंटीमीटर का है। तो इसी का 110% वर्षा हुई है पिछले महीने, जो पिछले पिछले महीने कह रहे हैं, पिछले साल में। लेकिन उसमें जो वर्षा हुई हमारे यहाँ, तो वर्षा जो होती है किससे होती है भारत में, 2 मानसून से। एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून, एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून ये है भारत, तो ये भारत के दक्षिण पश्चिम से आता है। ये ऐसे खींचिए तो भारत का दक्षिण हो गया और पश्चिम हो गया। ये हमने आपको गलत खींच दिया यहाँ पे, ये हमें खींचना है, भारत के बीच से खींचना होता है। तो ये दक्षिण और पश्चिम से आता है हवाएं, इसीलिए इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। और इससे वर्षा होती है लगभग लगभग 75% से 80% तक वर्षा इसी मानसून से होती है भारत में। बाकी वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, यहाँ, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा है, केरल का। तो भारत में सबसे पहले आता है मानसून केरल में। मुख्य भूमि की बात है ये, केरल में आता है, मुख्य भूमि की बात हम कर रहे हैं। मुख्य भूमि का मतलब जो भारत से लगी हुई लैंड है। कब आता है यहाँ पर, 1 जून को, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर पूरे भारत की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो अंडमान निकोबार इसके नीचे तक विस्तृत है। सबसे पहले तूफान आता, जो मानसून आता है वो यहाँ आता है। चूंकि ये द्वीपीय क्षेत्र है इसलिए मुख्य भूमि का भाग नहीं है, इसलिए मुख्य भूमि की जब बात करेंगे तो सबसे पहले मानसून केरल में आता है। अगर भारत की बात करेंगे तो सबसे पहला मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। तो इन दोनों ही जगहों पर जब मानसून इस बार आया 2025 में, तो एडवांस आ गया, एक एक हफ्ता पहले मानसून आया। और ये चीजें क्यों हो रही हैं, वर्षा अधिक हुई और मानसून का आगमन पहले हो गया, मानसून आगमन समय से पूर्व हो गया। इसका मतलब ये है प्रभाव किसका, जलवायु परिवर्तन का। कभी आपको रेफरेंस देना है तो आप कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से मानसून पहले आने लगा है और वर्षा की मात्रा में वृद्धि हुई है। प्लस 4 तूफान भी आए, चक्रवात आए। एक अरब सागर में जो आया उसका नाम था शक्ति, बाकी ये तीनों बंगाल की खाड़ी में थे। बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में मोन्था, सेन्नार और डिटवा। डिटवा ने भी काफी तबाही मचाई, श्रीलंका को भी जो है काफी प्रभावित किया। तो इसके लिए हमने तुरंत एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन सागर बंधु। तो ये ऑपरेशन सागर बंधु हमने पड़ोसी की हेल्प के लिए चलाया। तो ये हमारा किसका हिस्सा हो गया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा हो गया। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो हमारी विदेश नीति है, प्लस सागर नीति का हिस्सा है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा था हमने जो चलाया ऑपरेशन सागर बंधु। तो ये हो गया मौसम विज्ञान की रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, जो उत्तर पूर्वी मानसून की हम बात करते हैं, तो ये जो वर्षा होती है ये तो होती है जून से सितंबर। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है ठंडी में, नवंबर दिसंबर में। कहाँ होती है वर्षा, दक्षिण पश्चिम मानसून वाला तो आपने देखा। दक्षिण पश्चिम मानसून जब होती है, वो आता है इस तरफ से, तो ये पोर्शन है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। जो हमने कलर किया, यहाँ वर्षा नहीं होती क्योंकि ये उसके यहाँ पर पश्चिमी घाट है, तो इसके दूसरी अपोजिट साइड में पड़ता है, इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, या क्या बोलते हैं लीवर्ड को इंग्लिश हिंदी में। तो यहाँ पर हवाएं नहीं पहुंच पाती इसलिए वर्षा नहीं होती है। तो ये जो पोर्शन बच गया, ये यहाँ पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। कैसे, जब हवाएं वापस आती है ना, तो ऐसे। और ये वापस कब आती हैं, नवंबर दिसंबर में। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा यहाँ होती है।
तो ठंडी में भारत में जो वर्षा होती है, एक तो यहाँ पर होती है, ये वो कौन-सा क्षेत्र है? तमिलनाडु, हो सकता है आपसे स्टेट पूछे, हो सकता है आपसे आंध्र प्रदेश। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा यूपी का रीजन है, यूपी, पंजाब, वहाँ पर भी ठंडी में वर्षा होती है, क्योंकि वो आते हैं जो वहाँ से तूफान, भूमध्य सागर से आने वाले ठंडियों के तूफान उससे होती है। उसको एक शब्द में अगर कहें, यहाँ पर जो ठंडी में वर्षा होती है, वो यूपी वगैरह क्षेत्र का जो है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, इससे यहाँ वर्षा होती है शीतोष्ण चक्रवात से, जिसको एक शब्द में कभी-कभी आप सुनते हैं, कभी-कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दूसरे नाम से पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं इसको। तो ये आते कहाँ से हैं? तीनों बातें आपसे पूछी जाती हैं। आते हैं, बताइए कहाँ से आते हैं? भूमध्य सागर से। तो हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? अटल पेंशन योजना को लेकर के। अटल पेंशन योजना का विस्तार किया गया है 2030-31 तक। आपको ये याद रखना है कि विस्तार जो किया गया है इसका, वो ये पीरियड आपको याद रखना है 2030 से 31 तक का। ये है क्या? ये सामाजिक सुरक्षा योजना है। जो पेंशन योजनाएं होती हैं उनको बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा योजना। घुमा घुमा के पूछा जाता है आपसे, तो कंफ्यूजन नहीं होना। सोशल सिक्योरिटी कब सामाजिक सुरक्षा मिलती है इनको? बुढ़ापे में, बुढ़ापे के लिए। बुढ़ापे में पैसा कौन कौन देगा भाई? क्योंकि आदमी काम नहीं कर पाता है, तो बुढ़ापे में पैसा मिलेगा इनको। कैसे? पेंशन कैसे? पैसा कैसे मिलेगा? पेंशन के रूप में। देखिए, सबको तो पेंशन मिलता नहीं है। अब देखिए, जो लोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। लोग मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं वो दो प्रकार से काम करते हैं। एक होते हैं संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, और दूसरे होते हैं असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। संगठित क्षेत्र मतलब जिनको प्रॉपर सैलरी मिलती है, 1 तारीख को सैलरी आ गई, ठीक है, जिनको क्या मिलता है? प्रॉपर सैलरी मिल रही है, उनका ऑफिस है, छुट्टी मिलती है, उनका पीपीएफ कट रहा है, प्रोविडेंट फंड। ये संगठित क्षेत्र के लोग हैं जो कंपनी में काम करते हैं। सरकारी नौकरी जो गवर्नमेंट है, जैसे सरकारी नौकरी जितनी है वो सारी इसी में आ जाती हैं। जो लोग कंपनी में काम करते हैं, बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो ये संगठित क्षेत्र में हो गए। अब बचे असंगठित क्षेत्र के लोग। तो ये जो संगठित वाले हैं इनको तो मिलता है पेंशन, जब रिटायर हो जाएंगे 60 साल पे तो मिलेगा पेंशन, तो इनका बुढ़ापा तो ठीक गुजरेगा, ठीक। तो मतलब इनको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है। अब बचा असंगठित क्षेत्र, इनका क्या चक्कर है? ये वो लोग हैं जैसे कि दुकान खोले हुए हैं, कोई छोटी सी दुकान हो गया, जैसे किसी ने अपना छोटी दुकान खोल रखा है, कोई पानी पूरी बेचता है, पानी पूरी मतलब चाट की दुकान, कोई समोसे बेच रहा है, उसको कौन सी पेंशन मिलेगी? कोई सब्जी बेच रहा है, कोई रेहड़ी वाला है, नाई है, ये सब लोग क्या हैं? अकेले अकेले काम कर रहे हैं, तो ऐसे को बोलते हैं असंगठित क्षेत्र। कोई किसी के घर में काम करता है, जैसे कि डोमेस्टिक हेल्पर होते हैं, या मेड जो बोलते हैं जिनको हम लोग, तो इनको तो पेंशन मिलने से रहा। ये हो गए असंगठित क्षेत्र के। इनको कोई पेंशन देगा क्या? कोई नहीं देगा, सैलरी देता है केवल, कोई फिक्स नहीं होती है। तो इनका बुढ़ापा कैसे कटेगा? इसी बुढ़ापा कैसे कटेगा मतलब पैसा कहाँ से आएगा? तो इनको मतलब इसका एक मतलब ये हुआ कि सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। पढ़े लिखे शब्दों में आपको कहना होगा तो कहेंगे आप सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है इनको। बस जैसे आपने कहा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं, इसका मतलब इनको पेंशन नहीं मिलेगी, बेसिक हेल्थ और पेंशन। तो इन्हीं लोगों के लिए शुरू किया गया है ये अटल पेंशन योजना, ठीक, जिसके लिए वही लोग इसके पात्र हैं, लाभ उठा सकते हैं जिनकी उम्र क्या हो?
18 साल से 40 साल तक के अगर हैं आप, तो लाभ इसका ले सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं। कहाँ? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास। तो यहाँ पे होगा क्या, आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, मासिक अंशदान। अंशदान जिसको हम लोग, जब आप लोग कभी इंश्योरेंस लेते हैं तो बोलते हैं प्रीमियम, प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम की जो अमाउंट है वो फिक्स कर रखी है इन लोगों ने, तो उस प्रीमियम अगर ज़्यादा होगा, मतलब हाईएस्ट प्रीमियम है तो 5,000 रुपये मिलेगा पेंशन। कब? 60 साल बाद। और प्रीमियम अगर बेसिक लेवल पर है, बहुत कम है, तो आपको मिलेगा न्यूनतम 1,000 रुपये की बात की गई। 60 साल पूरे होने के बाद आपको कम से कम 1,000 रुपये की पेंशन मिलना तय है अटल पेंशन योजना में। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिलेगी? 5,000 पर महीना। कब तक मिलेगी? जब तक आप जीवित रहेंगे। आपका मतलब जो सब्सक्राइब कर रहा है, अन्यथा नहीं लेना है आप लोगों को। तो जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये पैसा मिलेगा। लेकिन मान लीजिए इस दौरान जिसने पेंशन योजना ली थी उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के केस में उसका जो साथी होगा, उसका जो जीवन साथी होगा, उसको मिलेगी पेंशन फिर। तो ये जब तक जीवित रहेगा उसको मिलेगा। जीवन साथी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, स्पाउस। स्पाउस का मतलब पति और पत्नी दोनों होता है। अगर मेल की बात कर रहे हैं तो कहें मेल का स्पाउस तो पत्नी, अगर पत्नी की बात करेंगे पत्नी का इनका स्पाउस तो मेल, तो पति हो जाएगा। स्पाउस का मतलब पति और पत्नी दोनों होता है। तो मतलब पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी को मिलेगी पेंशन, और पत्नी की मृत्यु हो गई तो पति को मिलेगी पेंशन। ठीक है। अब तक सरकार का कहना है कि इतने लोग इसके लाभ ले चुके हैं। लॉन्च हुई थी 2015 में। तो सामाजिक सुरक्षा योजना है। सबसे महत्वपूर्ण आपको जो यहाँ याद रखना है बिना भूले हुए, वो क्या है? एक तो असंगठित क्षेत्र याद रखना है, दूसरा 18 से 40 वर्ष याद रखना है, तीसरा पेंशन मिलेगी 60 साल बाद, और न्यूनतम 1,000 रुपये, अधिकतम 5,000 रुपये। लॉन्चिंग 2015। पैसा इसमें देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं देना पड़ेगा, पूरा पैसा सरकार नहीं देगी। तो मासिक अंशदान है, देना पड़ेगा, कम ज्यादा हो सकता है। तो ये हो गई अटल पेंशन योजना। तो ये आपका रिवीजन है, अगर आप देख लेंगे। इसके बाद हम लोग MCQ देखते हैं। तो मैस्कॉट और परेड वगैरह हम लोग चर्चा ही कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? बाइडेन, मैक्रो, एंटोनियो कोस्टा और ऋषि सुनक। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है सी। 2026 की गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? थीम है वंदे भारत के 150 वर्ष। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर ऐतिहासिक संदर्भ में हम बताया था हमने आपको, मुख्य अतिथि सुकर्णो थे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? यूपी? नहीं, महाराष्ट्र सही है। परेड में पहली बार किस मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन किया गया जिसकी क्षमता 1500 किलोमीटर है? लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल ब्रह्मोस आकाश अग्नि 5 पर तो किया गया है, लेकिन ये पहली बार थी लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के अनुसार भारत का संविधान अब 8वीं अनुसूची की कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो आपको पता हो कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आप बताएंगे 22। तो 22 भाषाओं में उपलब्ध हो गया है। नेक्स्ट, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए शुभंकर का नाम आप लोगों को याद होगा। आधार, उदय, मित्र या साथी? मित्र नहीं, उदय। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए शुभंकर का नाम? उसका तो नाम में ही छुपा हुआ है, इसका नाम ही रखा गया है सांख्यिकी। तो गणना नहीं होगा, डेटा भी नहीं होगा, लक्ष्य तो बिल्कुल भी नहीं है, तो सांख्यिकी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सागर मैत्री मिशन के 5वें संस्करण में INS सागरध्वनि किन देशों के साथ सहयोग करेगा? आसियान के साथ? नहीं करेगा।
हिंद महासागर रिम के 8 देश, सही बात है, इनके साथ सहयोग करेगा। लोकायन 26 अभियान के लिए किस पाल प्रशिक्षण पोत को 10 माह के लिए रवाना किया गया है? तरंगिनी, सुदर्शनी, केसरी, जलाश्व। केसरी, ये सही कर देते हैं। केसरी नहीं है, क्या है? सुदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन टाकाई विधि स्टिच्ड मेथड, टाकाई मतलब होता सिला हुआ, स्टिच्ड शिप मेथड से निर्मित INSV कॉन्डेन ने अपनी पहली यात्रा कहां तक पूरा की? कहां गया है? दुबई, सही जवाब। गलत है भाई, मस्कट गया है ना। कहां से मस्कट गया है? पोरबंदर से मस्कट गया है, 18 दिन में पहुंच गया। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। ये वही स्थान है जहां पर किसका जन्म हुआ था? गांधी का। गांधी जी बर्थ प्लेस। बाकी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं इधर साइड से। नेक्स्ट है, PSLV C-62 मिशन की विफलता का कारण? पहले चरण में आग लग गई थी या सॉफ्टवेयर खराब हो गया था? तीसरे चरण में खराबी हो गई थी। PSLV रॉकेट में कितने चरण हैं? 2, 3, 4, 5? 5 चरण नहीं, 4 चरण है। सॉलिड लिक्विड, इमेज थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर कैप्सूल होता है, बेसिकली इन्होंने गलत लिखती बनी हुई है। तो 4 चरण होते हैं। तीसरा चरण कौन सा होता है? सॉलिड, ठोस, द्रव, ठोस। नेक्स्ट है, LCA तेजस ने 2026 में अपनी पहली उड़ान के कितने वर्ष पूरे किए हैं? 10 साल, 20 साल, 25 और 30? 25 साल। ICGS समुद्री प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए जहाज समुद्र प्रताप का मुख्य कार्य? पोल्यूशन कंट्रोल। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच शुरू की गई? दिल्ली मुंबई, कामाख्या हावड़ा, चेन्नई मैसूर, वाराणसी दिल्ली। वाराणसी दिल्ली तो पहली वाली थी, तो ये शुरू कहाँ हुई? कामाख्या और हावड़ा के बीच में। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? 2024। हो सकता है ये पूछा ना जाए, मे बी। चक्रवात डिटवा ने किस क्षेत्र में तबाही मचाई जिसके लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया? बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान और श्रीलंका। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? 2035 के लिए, 27 के लिए या 30 के लिए? 30-31 के लिए। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा 18 से 60। 60 तक कैसे होगा भाई? 60 से तो पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। आपको उसका लाभ उठाना है तो उम्र होनी चाहिए 18 से 40। वर्तमान में विश्व में होने वाले कुल डिजिटल लेन-देन का कितने प्रतिशत भारत में होता है? ये जो द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने भाषण में कहा था, 50% से अधिक। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। आंसर शीट भी रही। नेक्स्ट में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू और देखते रहिए।